हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है द मिनिमलिस्ट क्लासेस एचसीएस में। आज हम हरियाणा सिविल सर्विसेज में आए हुए 2014 से 2024 तक के मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारी एचसीएस पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट है, जिसमें हम अभी तक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आप इनकी वीडियो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में ऑन एन एवरेज 9 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन तक आए हैं। एग्जाम्पल 2023 आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया लेना है किस तरीके के क्वेश्चन फ्यूचर एग्जाम में आएंगे और उनकी स्टेटमेंट और ऑप्शन कैसे रहने वाले हैं, तो आप स्पेसिफिकली 2024 और 2023 के क्वेश्चंस को देखें और बाकी साल के क्वेश्चन से आप थीम्स एनालाइज करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला जा सकता है बट हिस्ट्री चेंज नहीं हो सकती। इसलिए 2014 से 2024 तक के क्वेश्चंस की थीम्स को एनालाइज करें। काफ़ी थीम्स रिपीट होती हैं, आप आगे वीडियो में देखेंगे। बुक्स एंड सोर्सेस, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन एनालाइज करने के बाद मैं कह सकता हूँ क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 को फॉलो करें और इसके साथ स्पेक्ट्रम को यूज करें। यूज करने का मतलब है स्पेक्ट्रम एक नोट्स की तरह बुक है जहां आपको सब कुछ अरेंज करके मिलता है। फॉर एग्जांपल जनरल, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय की लिस्ट, प्रेस एक्ट, एजुकेशन एक्ट, ठीक है। और लास्ट में अपेंडिक्स सेक्शन को तो जरूर पढ़े। ये दोनों बुक आपके एचसीएस एग्जाम के लिए ठीक रहेंगी और आप में से जो यूपीएससी या अदर स्टेट्स भी दे रहे हैं उनके लिए भी सफिशिएंट है। क्योंकि याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में एग्जामिनर हर साल ऐसे कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट डालता है, ठीक है, बट उनके लिए हर साल आप अपने सोर्स तो चेंज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं बट सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और जो न्यू एस्पिरेंट्स है, आपके पास टाइम है तो आप लोअर क्लासेस की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 2024 के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, आइए वन बाय वन स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि जेम्स मिल वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियन रिलीजन एंड कल्चर। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्चुअली जो जेम्स मिल है वो जस्टिफाई करते हैं कॉलोनियल रूल को, तो जब जस्टिफाई करेंगे तो क्रिटिसाइज करेंगे ही इंडियन रिलीजन और एग्रीकल्चर को। एक्चुअली जो जेम्स मिल थे ना, ये मेंशन है आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 8 में। और इन्होंने ना, इनकी जो राइटिंग्स हैं, एक और इम्पोर्टेंट राइटिंग है इनकी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको याद रखना, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल से रिलेटेड है, ठीक है ना। और जो जेम्स मिल थे ना, वो फादर थे जेएस मिल के, जॉन स्टॉर्ट मिल के। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वालों को पता होगा जेएस मिल के, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। द सेकंड स्टेटमेंट, विलियम बेंटिंग announced in 1835 that the Persian was abolished as the court language and substituted by the English language। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, ठीक। और ये स्टेप था इन फेवर ऑफ लॉर्ड मैकेलुमिनेट्स, ये आपको खुद पढ़ना है लॉर्ड मैकेलुमिनेट्स का, ठीक है। और यहाँ पे ना बिगिनिंग होती है एंटिलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली जो एंजलिस्ट है ना, जो वो फेवर करते हैं इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश लैंग्वेज को, बिकॉज दे कंसीडर दैट इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस आर इनफीरियर, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट होता है एंजलाइजेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये फेवर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। तो सेकंड स्टेटमेंट यही है। और थर्ड स्टेटमेंट कहती है वुड्स डिस्पैच लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। एक्चुअली बात तो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे दिल्ली की जगह ना यहाँ मद्रास आएगा, ठीक है। यहाँ मद्रास होना चाहिए था। और इसी को ना वुड्स डिस्पैच को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑन एजुकेशन ऑफ इंडिया था, ठीक है ना। इस बात पे याद रखना, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपकी कितनी स्टेटमेंट ठीक है, 2 स्टेटमेंट ठीक है। अनदर क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल आर्मी हैड फाइटिंग ब्रिगेड्स इन द नेम ऑफ गांधी, आजाद एंड सुभाष। आईएनए के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है ना। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तीनों थी। एक और याद रखना, ये क्या थी, रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है ना, रानी झांसी रेजिमेंट भी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, याद रखना। द स्लोगन्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी व जय हिंद एंड दिल्ली चलो। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और दिल्ली चलो तो एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस जब जब हेल्प मांगने में गए थे विद द सपोर्ट ऑफ जापान,
ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है ना, इन वर्ल्ड वॉर टू। तो उन्होंने ये वॉर क्राई दिया था, दिल्ली चलो, ठीक है। सुभाष चंद्र सीक फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स विद द सपोर्ट ऑफ जापान इन वर्ल्ड टू, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक। राष्ट्र बिहारी बोस वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल आर्मी, ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्चुअली ही इज द मेन, उनका मेजर रोल था जापान के अंदर, ठीक है। और वो उनका लिंक और भी था, जैसे गदर रेवोल्यूशन से भी उनका लिंक था। वो एक्चुअली ही इज द फाउंडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इस बात को भी याद रखना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है यहाँ पे, इसको याद रखना। दो फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। अनदर क्वेश्चन, गुरु गोबिंद सिंह द 10th गुरु ऑफ सिक्स कंपोज द वर्सेस मेनली इन हिंदी ब्रजभाषा। हाँ, मेनली हिंदी ब्रजभाषा में था, बिल्कुल गिवन है। और बस इनका और लेकिन और लैंग्वेजेस में भी था, जैसे पंजाबी और पर्शियन भी, थोड़ा सा याद रखना। ये इज द फाउंडर ऑफ खालसा, खालसा फाउंडर, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी से भी मेंशन है इनके बारे में, ठीक है। प्रॉपर पैराग्राफ है, यहाँ मैंने मेंशन भी करी है एनसीईआरटी रेफरेंस, और जाके देख सकते हैं। द प्ले नील दर्पण वॉज रिटन बाय दीनबंधु मित्र, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्चुअली ये उस टाइम का फर्स्ट, ये मान लीजिए कि इस नील दर्पण जो प्ले था ना, उसकी वजह से ओपनली क्रिटिसाइज कर पा रहे थे हम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को, ठीक है ना। और एक्चुअली ये सब चीजें ना पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है मासेस के अंदर, ठीक है। ये प्लेस हो गई वगैरह, ठीक। और द आनंद मठ कंटेन द फेमस नेशनलिस्ट सॉन्ग वंदे मातरम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आनंद मठ आपका एक बंगाली नॉवल है एक्चुअली। ये फेमस जब हुआ एक्चुअली, जब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाने के लिए मासेस के अंदर, और इसको रिसाइट किया गया बाय दी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। तो इसको ज्यादा ये आया, आनंद मठ वॉज कंटेन द फेमस नेशनलिस्ट सॉन्ग वंदे मातरम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तीनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, याद रखना। अदर क्वेश्चन 2024, ये क्वेश्चन ना हम बाद में कवर करेंगे जब हम हरियाणा जीके में हिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं 2023 के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, ये बिल ऑफ राइट्स पे क्वेश्चन है। एक्चुअली बिल ऑफ राइट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट डिमांड थी हमारी, द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, इस बात को याद रखना, वन ऑफ द अर्लीस्ट डिमांड, ठीक है ना। द मोतीलाल नेहरू कमेटी प्रेजेंटेड अ बिल ऑफ राइट इन 1930, ये गलत है, 1930 नहीं है, 1928 है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और भी कुछ कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, जाके अपना एनसीईआरटी में आराम से पढ़िएगा। सेकंड स्टेटमेंट, अ बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट को फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंश्योर्स अ रेमेडी इन केस ऑफ वायलेशन, बिल्कुल जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक वही पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी स्टेट आर्बिट्री एक्शन, ठीक है ना। ये बात को याद रखना, वही पॉलिटिकल राइट है ये हमारे, और प्रोवाइड करते हैं लीगल रेमेडी, ठीक, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्सेट्रा, आर्टिकल 32 वगैरह है ना, ये सब याद रखना। तो सेकंड स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है गवर्नमेंट कैन नॉट पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो जरूर होती ही है फंडामेंटल राइट्स से, हमने पॉलिटी में भी देखा है, फॉर एग्जांपल द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक। इस पॉइंट को आप जाके पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट एंड द थर्ड आर द नॉट करेक्ट, ठीक, बी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, क्रिप्स प्रपोजल पे क्वेश्चन है। स्टेफर्ड क्रिप्स जो आए थे, वो कुछ प्रपोजल्स लेके आए थे, उनके जो प्रपोजल्स था, ठीक, वो था कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है, रिजेक्ट करा था उन्होंने, बिकॉज द कांग्रेस वाज नॉट कन्विंस्ड विद द डोमिनियन स्टेटस। हाँ, क्योंकि उस समय हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, और गांधी जी ने तो साफ कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट, इन मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द क्रिप्स प्रपोजल्स, नहीं, मुस्लिम लीग ने भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी, दोनों ने ही इसको अपोज किया था, क्योंकि मुस्लिम, वो भी यहाँ पे कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था कि आपको पाकिस्तान अलग कर दे जाएगा बाद में, ठीक है। इट डिड नॉट एक्सप्लिसिटली गारंटी द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती है यहाँ पे, ठीक है, और सेकंड आपकी फॉल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको ना अरेंज करना है फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है।
तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये तो इसका तो एक सिंपली हम याद करते ही हैं केक के नाम से कि इस इनका तो ठीक है। चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था 1917 में। अहमदाबाद सत्याग्रह आपका फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। वहीं खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह आपका किससे रिलेटेड है? आपका अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, वहीं आपका अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वर्कर्स इन द अहमदाबाद डिमांडिंग बेटर वेजेस एंड बेटर कंडीशंस। ठीक, तो खेड़ा सत्याग्रह वो क्या था? अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्सेस, वो भी ड्यूरिंग द फेमिन। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और रोलेट एक्ट आपका डिटेंशन अगेंस्ट डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ठीक है, अभी इस पे एक और क्वेश्चन भी है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका लॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है, इसमें आपको देख लीजिएगा। अदर क्वेश्चन, रोलेट एक्ट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, दिस वाज डिजाइन टू टेक एक्शन अगेंस्ट द इंडियंस पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट। ठीक, नहीं, ये एक्चुअली ये पहले आया था नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट का से पहले। ठीक है ना, इस ये आपका यहाँ मेंशन है, इसको डिटेल में जाके पढ़ लीजिएगा। और वही सेकंड स्टेटमेंट क्या, ये बिल क्या कहता है? ये बिल ना एक्चुअली वाज अलाउड टू जजेस टू ट्राई पॉलिटिकल केसेस। ठीक है, ये अलाउ करता था कि जजेस टू ट्राई पॉलिटिकल केसेस। फॉर एग्जांपल डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ठीक है, बिना ट्रायल के ही डिटेंशन करवा दी जाएगी। जजेस को ट्राई पॉलिटिकल केसेस विदाउट ज्यूरीज। ठीक है, तो यही इसके बारे में था कि ना अपील, ना दलील, ना वकील। ठीक, ये इसको थोड़ा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट अभी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अदर क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, वही असर्शन और रीजन पे है। आइए वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं। इंडिविजुअली पहले जब भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आए, इंडिविजुअली आपको स्टेटमेंट को देखना है, फिर चेक करना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट के सेकंड स्टेटमेंट के रीजन को सिग्निफाई करती है, ये वो बताती है। द यूरोपियन डिनाउंस द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, दे डिस्क्राइब्ड इट एज बैकवर्ड एंड अनसिविलाइज्ड एंड ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जेम्स मिल ने किया था, डिनाउंस करते थे क्योंकि वो जस्टिफाई करते थे कॉलोनियल रूल को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। वहीं सेकंड स्टेटमेंट भी आप पढ़ते हैं। इन द अर्ली 19th सेंचुरी देयर वाज एन इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हुआ है in studying the classical language and literature of India. हाँ, a number of scholars took to Indology and one of them was Max Muller. हाँ, ये थोड़ा एक्सेप्शन बात थी वहाँ पे कि कुछ कि मेजर रोल्स जो जैसे मैक्स मुलर तो थे, वो हम एक मेजर रोल प्ले करते हैं एज रिवाइविंग द एकेडमिक इंटरेस्ट इंडियाज क्लासिकल हेरिटेज एंड एस्टेब्लिश संस्कृत स्टडीज। ठीक है, तो ये कुछ फेवर में भी था। एक्चुअली ये जब आपको पढ़ना हो ना, तो एक बार एक डिबेट है, एक कंट्रोवर्सी है मॉडर्न हिस्ट्री में ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि एंजलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस था, और ये पॉइंट आपको वहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर दोनों देखा जाए, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है इंडिविजुअली, और है ना, लेकिन आर रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं करता है assertion को। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। So B is the correct answer. R is not the correct explanation of A. ठीक, another question, assertion और reason पे ही है। Indian National Congress was started by A.O. Hume. ठीक है, हाँ, he was a British civil servant, played a key role in founding the Indian National Congress in 1885. हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। On the advice of Lord Dufferin. ठीक है, हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। The Indian National Congress was to provide a mild, safe, peaceful and constitutional outlet or safety valve for rising discontent among these masses. हाँ, क्योंकि ना एक्चुअली उस समय ना पॉलिटिकल अपराइजेस ज़्यादा हो रही थी और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही थी, तो ये प्रेशर वॉल्व की तरह काम करता था कि ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जहाँ पे जो इंडियंस है अपनी आवाज़ रख पाएँ। ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन इस रीजन एक्सप्लेन करता है असर्शन को रीजन। ठीक है ना, तो फर्स्ट ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पे क्वेश्चन है।
ये कहता है, पॉलिसी कहती है, इट इज अ पॉलिसी यूज्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी, नाम याद रखना, ठीक है ना। इफ एन इंडियन रूरल डाइड, अगर इंडियन रूरल डाइड करता है विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, विदाउट अ नेचुरल मेल हायर के, तो ब्रिटिशर्स ना उसको एनेक्स कर लेंगे उस स्टेट को, और उस कंडीशन में ना अडॉप्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मेल हायर नहीं होता तो उसको एनेक्स कर लिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। ये एक्चुअली लाया क्यों गया था? बिकॉज दे वांट टू मेंटेन ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया, ठीक। यही एसर्शन कहता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ये क्या करता है कि दिस रिगार्डेड द राइट ऑफ इट अडॉप्टेड हायर टू द थ्रोन एंड द स्टेट ऑटोमेटिकली लैप्स्ड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन, ठीक। हाँ, ब्रिटिश डोमिनियन में आ जाएगा अगर रूरल डाइट करता है विदाउट एनी बायोलॉजिकल नेचुरल हायर। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहती है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज वन पार्ट ऑफ द डलहौजी प्रोग्राम ऑफ ब्रिंगिंग अ यूनिफाइड इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय डूइंग अवे विद द अल्टरनेटिव सोवेनिटीज हेल्ड बाय द इंडियन रूरल्स एंड प्रिंसेस। हाँ, ये वही रीजन है, तो डिटेल में बताया गया है। तो बड़ी स्टेटमेंट है, बाकी क्वेश्चन इजी है। मेन जितने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब पढ़ते ही है, कॉमन टॉपिक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और रीजन भी करेक्ट है एजर्शन का, ठीक। तो ये इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, in spite of opposition from the Jinnah in 1937-1939, the Congress did not stop singing Vande Mataram in the legislative councils। हाँ, वंदे मातरम तो हमने रिसाइट किया था क्योंकि ये हम काफी यूज करते थे उस टाइम पे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग अपोजिशन लेड बाय द जिन्ना। हाँ, मुस्लिम लीग इसको अपोजिशन थी इसके, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये। वही सर सैयद अहमद खान फर्स्ट ही फोर्ट फॉर द कांग्रेस, पहले ये फोर्ट फॉर द कांग्रेस थे, नाउ ही विल फाइट अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक। सर सैयद अहमद खान initially supported Hindu Muslim unity but later criticized Congress and the nationalist movement fearing it compromises the Muslim interest, ठीक। इनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़िएगा आप। आपकी क्लास 12th की ना एनसीईआरटी में गिवन है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सर सैयद अहमद खान इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में ड्यूट पढ़िएगा। सोशल रिलीजियस मूवमेंट में भी ये टॉपिक आएगा, वहाँ भी इसको उनके बारे में पढ़िएगा। अनदर क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी के बारे में है कि दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट है, इन लंदन टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चंस इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। ब्रांचेस भी थी इसकी इन अ मेजर इंडियन सिटी, हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी ना मेन फेमस थ्योरी थी ड्रेन थ्योरी, जहाँ बताया गया कि कैसे ब्रिटिशर्स हमें हमारे देश में से हमारे देशी संपत्ति को लूट रहे हैं और वे ड्रेन आउट कर रहे हैं इन द ब्रिटिश कॉलोनीज, ठीक। He showed that the poverty and the economic backwardness of India, हाँ, economic and poverty, backwardness of India were not inherited local conditions but were caused by the colonial rule। हाँ, इन्होंने पर्दाफाश किया था colonial rule का कि कैसे हमारा वेल्थ ड्रेन आउट हो रहा है, ठीक है, इंडियंस का। तो बोथ स्टेटमेंट आप करेक्ट वन। अनदर क्वेश्चन, in a message to the Indian Labor General in November 1933, Jawaharlal Nehru emphasized that both social and the national struggles were basic and that is neither should be a compromise be made, ठीक है, कि दोनों जरूरी हैं, नेशनल और सोशल स्ट्रगल दोनों, ठीक है। और आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो भी आया था 1946 में भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसमें भी इसको सोशल जस्टिस के बारे में बात की थी और प्रियम्बल में भी साफ लिखा है सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ये बात वहीं से ही है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। और ही अर्ज द वर्किंग क्लास टू प्ले इट्स रोल्स इन द एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल, हाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट है। और रीजन भी इसको जस्टिफाई करता है असर्शन को, बिकॉज नेहरू जो लिंक करते थे सोशल स्ट्रगल को विच इंक्लूड वर्कर राइट्स विद द नेशनल स्ट्रगल्स, ठीक। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी कुछ क्वेश्चन से हम देख रहे हैं 2023 में स्टेटमेंट्स बड़ी हैं लेकिन उनको लॉजिक आसान है, ठीक है। तो बड़ी स्टेटमेंट क्वेश्चन में आई, अब उसमें डरिए मत, उनको पढ़िए आराम से, इजीली सॉल्वेबल है। और ये सारे पॉइंट्स ना बेसिक आपकी सारी एनसीईआरटी में कवर है, या आप स्पेक्ट्रम वगैरह बुक को फॉलो कर रहे हैं उसमें भी कवर्ड है, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो लेंदी है। बट सब्सिडरी लाइंस के क्वेश्चन है, आइए वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं।
एक्चुअली जो सब्सिडरी अलायंस थी ना वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी था इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड वेलेस्ली, नाम याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू एक्सटेंड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट विदाउट द डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, यानी कि डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बजाय एक सब्सिडरी अलायंस बनाया जाए, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें क्या होता था, आइए वन बाय वन समझते हैं। द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एलाई, कि ब्रिटिश प्रोटेक्ट करेंगे अपनी एलाई को, एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर, ठीक है, कहीं से यानी कि कुछ थ्रेट है इंटरनल एक्सटर्नल को, हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। In the territory of an ally, British armed contingent would be stationed and ally would provide resources for their maintenance। हाँ, resources मेंटेन करने के लिए ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ेगा बाय द वन हु नीड प्रोटेक्शन, ठीक। का स्टेटमेंट, द ally would enter into an agreement with other rulers or engage in warfare only with the permission of British। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, ally may walk away with the alliance any time at the disagreement। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऐसा इतना आसान एग्रीमेंट वो क्यों बनाएंगे जब उनका मेन मकसद ही क्या है कि कंकर करना है, ब्रिटिश डोमिनियन को बढ़ाना है इंडिया में, ठीक है ना। तो फोर्थ स्टेटमेंट जैसे आप एलिमिनेट करेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, या मैच आपको लिस्ट डाउन करना है, वेरियस ईयर्स आपको गिवन है। एग्जाम्पल, सेटिंग अप सुप्रीम कोर्ट एट द कलकत्ता बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब हुआ था, 1774 में, यहाँ पे गिवन है। वही कॉर्नवालिस कोड आपका कब आया था, आपका आया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिफॉर्मिंग के ऊपर था 1793 में। वही फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे एंड थाने के बीच में 1853। वही मद्रास हार्बर कंस्ट्रक्टेड एंड डेवलप्ड इन 1881, ठीक। तो सी इज द करेक्ट आंसर मैच द फॉलोइंग का। ऐसे इंपॉर्टेंट कहीं पॉइंट हो ना उसको लिख लीजिए करिए। और एक और चीज आप कर सकते हो, जब भी आपने नोट्स बनाया ना मॉडर्न हिस्ट्री के, फॉर एग्जांपल आपने ईयर वाइज लिखा करिए, जैसे 1774, 1775, ठीक है, 1775, ठीक है। ये हर एक ना A4 साइज शीट ले लीजिए, उस पे ना ईयर वाइज ना, जैसे आपने 10 ईयर्स लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे ईयर लिख दिया, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, ऐसे 10 ईयर्स। तो उन ईयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, जस्ट उनको ना एक 2 से 3 वर्ड में लिख लीजिए, तो ऐसे ही आपके एक है ना दिमाग पे इमेज बन जाएगी कि ये इवेंट हुआ था, ये इवेंट हुआ था, ये इवेंट हुआ था 1774 में, 1775 में। ऐसे ही पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का बना लीजिए, 15 से 20 पेज में आराम से कवर हो जाएगा, काफ़ी हेल्प रहेगी। तो अपने नोट्स ही एक्चुअली हमारी हेल्प करते हैं, यही होते हैं माइक्रो नोट्स वगैरह। क्वेश्चन फॉर 2022, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, याद रखना कि क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड आपको ये देखना है सारे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, उषा मेहता का लिंक होता है रेडियो ब्रॉडकास्ट का। हाँ, वो एक सीक्रेट रेडियो ब्रॉडकास्ट करती थी, ठीक है, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टेशन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट टू ब्रॉडकास्ट मैसेज एंड न्यूज, सब इंसाइडर्स वगैरह मेंशन है पॉइंट। केटी बश्यम रनिंग इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट, ठीक। एक्चुअली इन्होंने रन तो करा है लोकल गवर्नमेंट को, बट ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है, ठीक है। लेकिन हमें पूछा गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये भी आपका रॉन्ग होता है यहाँ पे, ठीक। और बाकी मैंने इनके बारे में डिटेल में मेंशन करा है, इसको जाके पढ़ लीजिएगा। हाँ, इनका लेकिन रोल था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, ठीक। तो चिट्टू पांडे लेबर अनरेस्ट नहीं, वो एक्चुअली वो तो रेवोल्यूशनरी टाइप थे, उनको हम शेर बलिया भी कहते हैं, लायन ऑफ बलिया, ठीक है। उनका मेजर रोल था क्विट इंडिया मूवमेंट का, बट लेबर अनरेस्ट का नहीं, उनसे रिलेटेड नहीं थे ये, ठीक है, वो रेवोल्यूशनरी थे। अ, मतंगनी हजरा अटैक ऑन पुलिस स्टेशन, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी ड्यूरिंग द पुलिस फायरिंग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट हायरकी हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल इन मुगल इंडिया। सूबेदार किसे कहते हैं, हाईएस्ट प्रोविंशियल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, याद रखना, बोथ सिविल एंड मिलिट्री, तो ये हाईएस्ट है। वहीं फौजदार मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, अमीन रेवेन्यू ऑफिसर, मुकदम ये विलेज हेडमैन ऑफ चीफ, और आप तो अरेंज करेंगे तो इसी ऑर्डर में है फेंसेशन में, सूबेदार, फौजदार, अमीन एंड मुकदम, ठीक। ऐसे कुछ भी कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे ऐसे वर्ड्स जैसे मुगल के या किसी भी सल्तनत के, इनको जरूर याद रखा करिए, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वेरियस मूवमेंट और रिबेलियन यहाँ पे गिवन है।
ठीक है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जब भी आप पढ़ें तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, उस चैप्टर को। एनसीईआरटी में भी गिवन है, स्पेक्ट्रम में भी है। तो टीपू शाह ही इज रिलेटेड टू पागलपंथी, लीडर ऑफ द पागलपंथी रिबेलियन इन बंगाल। ठीक, किससे रिलेटेड था? बंगाल में था ये, कहाँ पे? ठीक है। दुदुमियन फैराजी मूवमेंट, इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इससे पहले काफी क्वेश्चन आया, यूपीएससी में क्वेश्चन आया यहाँ से। चैत सिंह बनारस रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। टिटू मिर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इनको डिटेल में जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अदर क्वेश्चन कि लीडर्स हु सर्व मोर देन वंस, यानी कि एक से ज्यादा बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रहे, कौन कौन रहे? एक्चुअली डी इज द करेक्ट आंसर। डी यहाँ पे एलिमिनेट होगा क्योंकि रहमतुल्लाह एम से यानी सिर्फ एक बार हुए थे। ठीक है, तो जैसे आप डी को एलिमिनेट करेंगे, आपका करेक्ट आंसर आता है बी। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी 3 टाइम थे। ठीक, सो बी इज द करेक्ट आंसर। रहमतुल्लाह एम से यानी सिर्फ 1 टाइम थे। ठीक, हमने से पूछा गया मोर देन वंस, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी ई। तो यहाँ पे आराम से गिवन है किस ईयर में थे और कैसे कैसे थे, आराम से स्टेप को जाके पढ़ लीजिएगा। अनदर क्वेश्चन, कॉटन प्लांटेशन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं अमेरिकन सिविल वॉर जो हुआ था 1861 में इम्पैक्टेड कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। हाँ, उसकी एक्चुअली जो सप्लाई होती थी कॉटन की अमेरिका टू ब्रिटेन होती थी। ठीक है, वो इम्पैक्ट हुई जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, तो कॉटन का बूम आया इंडिया में। ठीक है, और भी डेक्कन रीजन में स्पेशली, क्योंकि आप जोग्राफिकल कंडीशंस भी परफेक्ट है कॉटन की डेक्कन रीजन में हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देन द कॉटन प्रोडक्शन बूम्ड इन डेक्कन कंट्री साइड। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1862 में 90% ऑफ कॉटन इम्पोर्ट टू ब्रिटेन केम फ्रॉम इंडिया। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, बालक या माने ये स्टेटमेंट तो राइट है। ठीक है, अब ना इस क्वेश्चन में नाम से बढ़िए डी स्टेटमेंट को। एक्सपेंशन इन कॉटन प्रोडक्शन मेड रियॉट्स रिचर देन साहूकार। सर रियॉट्स क्या होते हैं? जैसे पीजेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको रियॉट्स कहते हैं। साहूकार क्या होंगे? मनी लेंडर, जो कि ब्याज पे पैसा देते हैं। ठीक है, एक बार ना इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को ना एग्जैक्टली आप सोल्व भी कर सकते हैं आराम से एलिमिनेशन से। देखिए अब स्टेटमेंट को पढ़िए, एक्सपेंशन इन कॉटन प्रोडक्शन मेड रियॉट्स रिचर देन साहूकार। भाई मनी लेंडर से अमीर हो जाएंगे जो पीजेंट्स होंगे। ऐसा कभी तो हुआ नहीं, हमेशा गरीब गरीब ही रहता है, चाहे कितना भी बूम आ जाए मार्केट में, कुछ आ जाए, गरीब गरीब ही रहता है। लॉजिकली भी देखा हो तो डी स्टेटमेंट को जैसे भी आप एलिमिनेट करेंगे ना, तो ए बी सी तो करेक्ट आंसर वैसे ही हो जाना चाहिए था। ठीक है, और ई स्टेटमेंट भी कहते हैं डक्कन ऑफ रॉयट्स ऑफ 1875 वाज अ रिएक्शन ऑफ साहूकार अगेंस्ट द रिच रॉयर्स। भाई कभी भी साहूकार क्यों अगेंस्ट पीजेंट्स क्यों जाएंगे? एक्चुअली गरीब ही लड़ता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है सोसाइटी का। ठीक है, तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। अदर क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह केम फ्रॉम करोड़ा सिंघाई माई मिसल। एक्चुअली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये बिलोंग करते थे आपके सुकेल चिकई मिसल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये होना चाहिए था आंसर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। यहाँ पे ना 2 नेपोलियन जनरल्स आपके गिवन है महाराजा सिंह रंजीत सिंह के टाइम पे। हाँ, दोनों बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, अर्लीस्ट टू रिसेंट आपको अरेंज करने हैं फॉलोइंग इवेंट्स आपको गिवन है। ठीक है ना, फर्स्ट रॉयल टैक्स, फिर देन डेथ ऑफ जतिन दास 1929 में, डांडी मार्च 1930 में, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931-32 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा आप जब भी आप अपनी रिवीजन करें ना मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आप कुछ शीट्स ले लीजिए, वाइट शीट, वहाँ पे लिखिए जैसे 1919 में क्या इवेंट्स हुए, 1920 में क्या इवेंट्स हुए। वहाँ पे ना एक एक जैसे ये छोटे छोटे वर्ड्स में गिवन है ना, सारे इवेंट्स को 1 2 3 ऐसे 4 इवेंट्स हुए, ऐसे ना लिख लीजिएगा। ये रिवीजन में आसानी रहती है और आपकी अच्छी तैयारी भी हो पाएगी, ऐसे क्वेश्चंस भी डील हो पाएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, तात्या तोपटे के बारे में पूछा गया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 में। हिज रियल नेम वाज रामचंद्र पादुरंगा राव। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इन बिथुर ही केम इन कॉन्टेक्ट विद नाना साहेब एंड मोरपंत तांबे। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ही बिलोंग टू येरला इन महाराष्ट्र, करेक्ट। ही लेड अ रिबेलियन इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन याद रखिए, 1 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। 2021 से क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन है, द फीचर्स ऑफ द मनसबदारी सिस्टम।
इसका आंसर जात और स्वर है। एक्चुअली जज जो जेड ए टी जो जात है वो पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल द पर्सनल रैंक एंड सैलरी ऑफ मनसबदार जो ऑफिसर्स जो वहाँ पे होते थे। स्वर मतलब कि नंबर ऑफ फोर्समैन दे हैव टू मेंटेन। ठीक है। आ, आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। मनसबदारी जो सिस्टम था ना वो इंट्रोड्यूस करा गया था बाय द अकबर ऑन द प्रैक्टिसेस फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, where the mansab means the rank or the positions and these officers are called mansabdars. ठीक। and the system was enabled a centralized bureaucracy, कौन सी bureaucracy centralized ये word याद रखिएगा, and efficient military for the Mughal empire। और ये जाद आपका यहाँ पे मेंशन था आपका एनसीईआरटी में, तो आप इसको भी देख के आराम से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 7th की। अनदर क्वेश्चन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पे क्वेश्चन है। इन 1790 लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल प्रोविंस। नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है। अंडर दिस जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ द एंटायर लैंड इन द जमींदार्स। हाँ, जमींदार्स को ओनर्स यहाँ माना जाता था। इट मेड द राइट ऑफ लैंड ओनरशिप हेरिडिटरी। हाँ, हेरिडिटरी भी मेंटेन कर सकते थे। जमींदार्स वर गिवन द राइट टू सेल द लैंड। हाँ, ये भी इनको राइट था। मेनली यहाँ पे जमींदार जो थे ना मिडिलमैन की तरह एक्ट करते थे बिटवीन द पीजेंट्स जो रियोट्स होते थे और द गवर्नमेंट। ठीक। तो ये मेन इसका पॉइंट है और बाकी जमींदार को सारे राइट्स थे। मेनली जमींदार को पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना होता था। ठीक। ये था आपका लैंड रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक। अनदर क्वेश्चन रोयतवारी सिस्टम। ठीक है। रोयतवारी सिस्टम ऑफ इंडिया लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली यहाँ पर फार्मर्स मतलब जो रॉयत से जो पीजेंट्स थे वो डायरेक्टली पेड करते थे। ठीक है, टू द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को। ठीक है, यहाँ पे मिडिल मैन की जरूरत नहीं होती थी। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा ना वहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती थी, जमींदार की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डिटेल में भी आप यहाँ हमसे पढ़ सकते हैं। अदर क्वेश्चन, महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस ओनली वंस। हाँ, बेलगम सेशन में 1924 में वो अपॉइंट हुए थे। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने फोकस किस पे किया था, प्रमोशन ऑफ खादी, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड ग्रास रूट एक्टिविज्म पे। ठीक, इस बात को याद रखिएगा और पॉइंट्स भी आराम से पढ़ लीजिएगा। अदर क्वेश्चन, लक्ष्मी स्वामीनाथन, मैडम कामा, अरुणा असफ अली, बीना दास। आपको मैच करना है इनके बारे में। लक्ष्मी स्वामीनाथन लेड द आईएनएस वुमेन ब्रिगेड। ठीक। when Madam Kama unfurled the national flag for the first time on the foreign soil। ये याद रखिएगा। अरुणा असफ अली होस्टेड द फ्लैग ऑफ द ग्वालियर टंक मैदान 1942 में और बीना दास अटेम्प्ट टू असैसिनेट द गवर्नर। अदर क्वेश्चन 21 ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस पे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहिरी, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनमें से किसको ये जो रेवोल्यूशनरी से जिनको हैंग किया गया था ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस में, एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है। बी इज द करेक्ट आंसर 1, 2, 3 एंड 5। ठीक, याद रखिएगा। विच सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय द ददोबा आत्माराम पादुरंग। ठीक है, ये था प्रार्थना समाज। ठीक है, वो भी एमजी रानाडे और आरजी बंदरकर ये की फिगर्स थे यहाँ पे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। ये सारे मूवमेंट्स का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे चाहे स्पेक्ट्रम से पढ़े चाहे एनसीईआरटी वहाँ पे आराम से मेंशन है। अब हम स्टार्ट करेंगे 2019 के क्वेश्चन से। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2019 के और 2014 के जो क्वेश्चन है ना वो काफी शॉर्ट स्टेटमेंट बेस है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन अब देखने को नहीं मिलते। तो अब जब आप एचसीएस को अपने दिमाग में रखिए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप 2024 का और 2023 का पेपर को या 2021 का पेपर को ध्यान में रखिए। और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आप मान के रखिए कि 2024 और 2023 के तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये पैटर्न रहेगा। एक बात और है, अगर 2019 और 2014 के क्वेश्चंस भी करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक्चुअली जो थीम्स हैं वो तो वही रहेंगी ना। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, इसके लिए हिस्ट्री तो चेंज होने नहीं वाली। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 2019 और 2014 के क्वेश्चन आप थीम बेस्ड याद रखें कि इस तरीके इस थीम पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर मोर स्पेसिफिकली अगर पैटर्न देखना है तो 2024 और 2023 के क्वेश्चंस को देखें।
आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पर्सन गेट व्हेन ही वाज गिवन अ जागीर बाय द मुगल एम्पायर? एक्चुअली मुगल एम्पायर में ना ऑफिसर्स वर रेफर्ड एज जागीरदार, ठीक, और जागीरदार हैज द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है, वो भी स्पेसिफिक टेरिटरी से। वो स्पेसिफिक टेरिटरी को हम कहते थे जागीर, ठीक है। तो इसका आंसर है रेवेन्यू असाइनमेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। Another question. Under which viceroy was the Indian University Commission was set up in 1902? It is under the Lord Curzon, ठीक है। और इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है ना 1902, इसको हम राली कमीशन भी कहते हैं, राली कमीशन, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस यही कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आपका बेसिस बनी थी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया था 1904 में, इसको भी याद रखिएगा। और वैसे भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, मैं जनरली एक रूल फॉलो करता हूँ +2 और -2 का, यानी कि +2 -2 का मतलब होता है कि 2 फैक्ट आगे जो आपको पढ़ने हैं और 2 फैक्ट इसके बैक के पढ़ने हैं किसी भी टॉपिक के। जब आप PYQ देखें, फॉर एग्जांपल, आप कम से कम +1 और -1 तो जरूर फॉलो करें। जब +1 का मतलब है जैसे कि अब इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है, ठीक है, तो इसके बाद अच्छा एक और जो कमीशन था वो कौन सा था, सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। और -1 अगर इसके पीछे जाके देखें तो हंटर एजुकेशन कमीशन था, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने माइंड में थोड़ा सा रखना है, और इससे ना रिवीजन भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। आप कम से कम +1 और -1 तो जरूर फॉलो करें जब आप PYQs पढ़े, इंटरेस्टिंग ये बनता है फिर सब्जेक्ट कि यानी कि एक स्टेप उससे आगे जाके कि फ्यूचर में उसके बाद क्या हुआ, और हिस्ट्री में उसका बारे में क्या हुआ, ठीक, बैक पास्ट में, ठीक। हाँ, तो लॉर्ड कर्जन आपका किस रिलेटेड थे? आपका था यूनिवर्सिटी कमीशन। और लॉर्ड मिंटो, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स काफी फेमस है। लॉर्ड हार्डिंग, इनको कौन भूल सकता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, नॉन फॉर जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम इन कैलकाटा was established by which act? It is regulating act of 1773, ठीक है, और इट वाज द हाईएस्ट कोर्ट इन द ब्रिटिश इंडिया अंटिल 1862। इस बात को याद रखिएगा। गांधी जी फेमस डांडी मार्च इन मार्च 1930, वो हेरल्डेड द स्टार्ट ऑफ विच मूवमेंट, ठीक, क्या वो सत्याग्रह था? नहीं, सत्याग्रह इज अ फिलोसफी एंड द मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। और गांधी जी कि जो सत्याग्रह प्रिंसिपल्स थे उनको एम्प्लॉय किया गया था इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, वो मेन आंसर है इसका, डी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो मेनली क्या था, नॉन वायलेंट था, और रिफ्यूजल टू ओबे स्पेसिफिक लॉज लाइक सॉल्ट टैक्स। क्विट इंडिया मूवमेंट, आइए इसमें इनको भी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इट वाज अ मास प्रोटेस्ट लॉन्च्ड बाय गांधी 1942 डिमांडिंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इमीडिएटली। यहाँ गांधी जी को फर्स्ट टाइम आप वायलेंटली गुस्सा भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ने भी कहा था कि डू और डाई। तो डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, डिक्लेयर्ड बाय मुस्लिम लीग इन 1946 टू डिमांड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक। अदर क्वेश्चन, द पूना सार्वजनिक सभा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय MG रानडे एंड GV जोशी ऑन 2 अप्रैल 1870। मोर फैक्चुअल क्वेश्चन, पर्पस क्या था, टू एक्ट एज अ मीडिएटिंग बॉडी बिटवीन द इंडियन पीपल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इट हैड अ डाइवर्स सोशल पार्टिसिपेशन, हाँ डाइवर्स सोशल पार्टिसिपेशन तो था, ठीक है। तो यहाँ से हमसे नॉट करेक्ट पूछा, याद रखिएगा। इट वॉज एंथुसियास्टिकली सपोर्टेड बाय एजुकेटेड एलीट एवरीवेयर, ठीक है, कि सब जगह। नहीं, ऐसा नहीं था एक्चुअली। एजुकेटेड एलीट तो ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स या रिफॉर्म्स ला सकते हैं और मॉडर्नाइज कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी को, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं था, तो इट इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शंस को भी देखते हैं। इट वाज अ ग्रेट सिंबल ऑफ कम्युनल यूनिटी था, हिंदू मुस्लिम सब ने आके पार्टिसिपेट करा, और कम्युनली हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे इस मूवमेंट में। इट वाज कन्फाइंड ओनली टू नॉर्दर्न इंडिया, आप कह सकते हैं, क्योंकि मेन जो रीजन्स थे वो दिल्ली, बागपत, कानपुर, लखनऊ, यही मेजर रीजन्स थे इस रिवोल्ट के। और वैसे भी अगर ऑप्शंस में देखा जाए और बी और डी में, तो बी ऑप्शन मोर राइट है एज कंपेयर टू डी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। आराम से जाके इस टेबल को पढ़ लीजिएगा।
इन विच बुक डिड दादा भाई नरोजी प्रेजेंट हिज ड्रीम ऑफ वेल्थ थ्योरी? फेमस बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहाँ पे हाईलाइट किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश थ्रू। इसको आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। जलियांवाला नरसंहार, ठीक है, वन ऑफ द बैड डे हो हिस्ट्री, कब हुआ था ये? आपका 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखिएगा। मैच दी फॉलोइंग है, यहाँ पे आपको ईयर वाइज मैच करना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल लेटर 105, इसको तो डेट भी याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहले भी मेरे में यूपीएससी ने भी इससे डेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था। चंपारण सत्याग्रह 1918, ठीक है। अ, आप देख सकते हैं कि रिसेंट में भी एचसीएस ने इसको क्वेश्चन पूछा। अ, पूर्ण स्वराज 1924, फर्स्ट डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस इन 1924 बाय द मोतीलाल नेहरू। वही सिविल डिसोबीडियंस में है 2014 के क्वेश्चन से, वन बाय वन। चंपारण सत्याग्रह it was led by the गांधी जी, काफी फेमस था। इट वाज लेड बाय गांधी जी, इट इज द फर्स्ट मेजर सत्याग्रह बाय द गांधी जी। इट वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर, और तीन कथ्य सिस्टम जूस के बारे में पढ़ना, तीन कथ्य सिस्टम के बारे में। इन इट वाज द राजकुमार शुक्ला हु इनवाइटेड द गांधी जी। दिस मूवमेंट मार्क द गांधीज फर्स्ट एक्टिव मास लीडरशिप इन इंडिया, इस बात को याद रखिएगा। और वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा कौन सा था? बरदौली सत्याग्रह, इस बात को भी याद रखिएगा। अदर क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस भी है ये। इनके बारे में जब पढ़िएगा तो इनका एक समाज था सत्य शोधक समाज, इसके बाद में जरूर पढ़िए। रिफॉर्म्स मूवमेंट में गिवन है क्लास 12 की एनसीईआरटी में भी। अ, उनकी उनकी वेब के बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि उनका भी काफी रोल था। सावित्री बाई फुले, ठीक है, द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया इन 1848, ठीक, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन, ठीक है, इट वाज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ द स्टेट सपोर्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन, ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर। अभी ना मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एटलीस्ट +1 -1, ठीक है, ये फॉर्मूला 2019 क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है, तो इससे पहले कौन सी कमीशन आई थी जो मेजरली थी? और वो थी आपकी हंटर कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके से ना एक पीवाईक्यूज हमारी हेल्प करते हैं। अगर आपने इसका पास्ट जाके देखा कर, अगर जैसे आपका हंटर कमीशन है, ठीक है, अगर आपने फ्यूचर में इसका देखा कि कौन सी कमीशन मेजर आई थी, तो आपको मिलती राले कमीशन, जिसे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके पे थोड़ा-सा पीवाईक्यू करा करिए, पीवाईक्यू रिपीट होती है, उनकी थीम रिपीट होती है या उनसे आगे-पीछे रिपीट हो रहा है। एग्ज़ामिनर क्या देखेगा? वही तो देखेगा कि पहले कैसे क्वेश्चन आए, तो अब क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना? तो याद रखिए कि अब आपको चेक करनी है कि हंटर कमीशन से पहले कौन-सी कमीशन थी, ठीक? तो इस हिसाब से करिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। Another question, who was amongst the following was involved in Alipur bomb case? ठीक, it is Aurobindo Ghosh. Aurobindo Ghosh was the one of the main accused in Alipur Bombay case, charges revolutionary conspiracy. ठीक है, और इनके बारे में ना एक आइसोलेशन समिति भी जरूर पढ़ना, ठीक। हाँ, बाकी इस टेबल को आप देख सकते हैं। Which one of the following took place in Bengal immediately after the revolt of 1857? वो थे इंडिगो डिस्टर्बेंसेस, ठीक, यहाँ पे आपका गिवन है। सन्यासी रिबेलियन भी था, और उसके बारे में आप पढ़िए कि वो कब था, या एक्सप्लेनेशन में गिवन है। संथल रिबेलियन, इंडिगो डिस्टर्बेंसेस और पबना डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, आपको इनको भी रिवाइज करना है, ठीक। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, इंडिगो डिस्टर्बेंसेस, ठीक। Other question, during the freedom struggle, Aruna Asaf Ali was a major woman organizer of underground activity, ठीक है, कब किया था? It is क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक, ये याद रखिएगा। काफी क्वेश्चंस पहले भी आए क्विट इंडिया मूवमेंट पे, तो थोड़ा सा देख लीजिए। Who among the following गवर्नर जनरल created the coordinated civil services of India? जैसे इसके लिए आप सब तैयारी कर रहे हैं। कॉर्नवालिस, सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, हाँ, सी सी कॉर्नवालिस, ठीक। तो वरुण हसिंह, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, इनके बारे में। वेलेस्ली कौन थे? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, कॉर्नवालिस अभी हमने देख लिया। विलियम बेंटिंग, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म, विलियम बेंटिंग पे अभी भी पहले भी हमने पढ़ा है जब हमने पीवाईक्यू रिवाइज कर रहे हैं, ठीक। तो आप और है ना स्पेक्ट्रम में लास्ट में ना सारे गवर्नर जनरल की लिस्ट है, उनकी मेन मेन मुख्य बातें हैं, तो आप स्पेक्ट्रम जो रिवाइज करें ना,
जरूर स्पेक्ट्रम में से एक बार देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन हर साल बनते ही हैं आगे पीछे। सती वॉज डिक्लेयर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस इन 1829, इट वॉज करेक्ट। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज फॉर्मली बैंड एंड मेड पनिशेबल, ठीक। और सती की ये कॉन्सेप्ट पढ़े तो राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में जरूर पढ़े, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जी जरूर पढ़े। Who instituted scientific society in 1863 to create a scientific temperament among the Muslim to make the Western knowledge available to Indians in their own language? It is Sir Syed Ahmad Khan। अभी भी रिसेंटली भी उनके बारे में पढ़ा PYQ में, तो याद रखिए सर सैयद अहमद खान को आपको अच्छी तरह कवर करना है, ठीक। क्वेश्चन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय द दादा भाई नौरोजी। उन पे पहले भी क्वेश्चन हम देखे हैं हमने, ठीक है, तो एक आंसर देख लीजिएगा। और लॉर्ड लिविवेडन वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के, वो डिड नॉट फाउंडर, फाउंडर नहीं थे, ठीक। 1877 the entrance age to ICS was reduced from 21 to 19, सी इज द करेक्ट आंसर, 19, ठीक। पहले भी एज रिड्यूस हुई थी, फॉर एग्जाम्पल 23 से 22 भी हुई, 22 से 21 भी हुई, 21 से 19 भी हुई, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं था, पहले भी रिड्यूस होती आ रही है, तो इसको देख लीजिएगा एनसीईआरटी वगैरह में और स्पेक्ट्रोमी की बने। लॉर्ड लिटन के बारे में याद रखिएगा यहाँ पे, लॉर्ड लिटन, ठीक। Who was the first to give the call of Swarajya India for Indians? It is Dayanand Saraswati। Dayanand Saraswati, he is a reformer, Hindu reformer who inspired nationalism through Vedic teachings, ठीक। और इनको मूल शंकर भी कहा जाता था, और इनके बारे में जब पढ़े तो आर्य समाज को भी जरूर पढ़ें, ठीक। थैंक यू ऑल। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का ये क्यूआर कोड है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है द मिनिमलिस्ट क्लासेस HCS। सो फाइंड द पीडीएफ एंड एंजॉय इट।